एवरीवन, वेलकम टू केम क्लासेस। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बोहर एटॉमिक मॉडल के थ्योरेटिकली पोस्टुलेट सारे पढ़ चुके हैं। उसमें हमने ये दो फॉर्मूलाज ड्राइव किए थे। ये देखा था ये होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए, और ये देखा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल होती है सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो एक बार अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार वो वीडियो देख के आइए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम शुरू करते हैं कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट। उसके लिए हमने ये जो दो इक्वेशन हम पहले ड्राइव कर चुके हैं इनका यूज़ करेंगे। हमने निकालना है रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है ये है mvr इज इक्वल टू NH/2 दिस इज फॉर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और एक है 1/4πε0 ZE²/r² इज इक्वल टू mv²/r। यहाँ पे m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r है रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, n है नंबर ऑफ शेल नंबर, h प्लैंक कांस्टेंट, पाई तो कांस्टेंट ही है, एप्सिलॉन नॉट भी एक कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, z है एटॉमिक नंबर, e है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, r यहाँ पे रेडियस ऑफ ऑर्बिट, और ये सारी चीज़ें इस तरह से। तो हमें निकालनी है रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो इन दो इक्वेशन का यूज़ करके हम निकालेंगे सबसे पहले रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो कैसे निकालेंगे, देखो बाकी सारी चीज़ें तो कांस्टेंट है, लेकिन इसमें जो वेलोसिटी है इन दोनों में, हमें इस वेलोसिटी को रिमूव करना है और फिर हमें रेडियस ऑफ ऑर्बिट मिल जाएगी दोनों का यूज़ करके। तो इधर है v² और इधर v है। तो अगर हम इक्वेशन 1 को स्क्वायर कर दें, इक्वेशन 1 का स्क्वायर कर दें और उसको इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दें, तो हम यहाँ से r की वैल्यू निकाल पाएंगे। क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग इक्वेशन 1 का स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा m² v² r² इज इक्वल टू n² h² अपॉन 4π²। ये हो गया, इसको इक्वेशन 3 नाम दे दिया। स्क्वेयरिंग इक्वेशन 1 एंड अब इक्वेशन 2 और 3 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 डिवाइड इक्वेशन 3, 2 डिवाइड 3, तो 1/4πε0 ZE²/r² इज इक्वल टू mv²/r डिवाइड बाय, इधर आ जाएगा ये n² h²/4π² m² v² r²। ये डिवाइड कर देंगे यहाँ से। हम इसको और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा। 1/4πε0 ZE²/r² मल्टीप्लाई 4π² n² इज इक्वल टू m² v²/r mv²/r मल्टीप्लाई, ये नीचे ही रहेगा m² v²/r²। देखो v² से v² कैंसिल हो गया, हमें यही हटाना था इसलिए हमने इसका स्क्वायर करके इसको डिवाइड किया। v² से v² कैंसिल हो गया, इधर देखो 4π से 4π कैंसिल हो गया, एक पाई बचेगा, तो इधर ऊपर बचेगा ZE²π। नीचे इधर ये r² से ये वाला r² कैंसिल हो गया, यहाँ बचा है n² h² इज इक्वल टू, इधर ऊपर बचा है m, एक m से m कैंसिल हो गया तो ये नीचे बचेगा, एक m से ये एक m कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1/mr। तो हमें निकालना है r को हम इधर लेते जाएंगे, बाकी सारी चीज़ें इधर आ जाएगी, ये n² h² ऊपर चला जाएगा, n² h² ZE²πm। तो ये आ गया हमारा रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ nth शेल की उस ऑर्बिट की रेडियस। इसको हम देखो तो देखो इसमें h² कांस्टेंट है, ये n है, इसको ध्यान से रखना है, n और h में फ़र्क लिखना है। ये h² कांस्टेंट है, e² पाई m ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है, तो हम इनको एक साइड लिख लेते हैं, h² अपॉन e² पाई m इंटू n²/z। n² है शेल नंबर, z यहाँ पे है एटॉमिक नंबर, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है। तो जब प्लैंक्स कांस्टेंट और ई इनकी सबकी वैल्यू होती है, h होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, पाई की वैल्यू होती है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की भी वैल्यू होती है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, पाई की वैल्यू है 3.14, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इसकी वैल्यू है 9.11 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। तो ये जब सारे कांस्टेंट की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट आएगी 0.529। ये सारी वैल्यू इसमें पुट करने के बाद ये आएगी वैल्यू इंटू n²/9
जेड, और ये वैल्यू आती है एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो एंगस्ट्रॉम में ये वैल्यू आती है रेडियस ऑफ ऑर्बिट की। तो अगर आपको ये पता हो कि कौन से एटम की निकालनी, यानी एटॉमिक नंबर पता हो और नंबर ऑफ शेल पता हो, तो हम उस पर्टिकुलर ऑर्बिट की रेडियस निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमसे कहे व्हाट इज द रेडियस ऑफ सेकंड शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम है, उसकी सेकंड शेल है, यानी जेड वैल्यू 1 है और एन वैल्यू 2 है, सेकंड शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये हो जाएगा रेडियस ऑफ ऑर्बिट सेकंड शेल के लिए 0.529 इंटू 2 का स्क्वायर बाय 1 एंगस्ट्रॉम। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये सेकंड ऑर्बिट की रेडियस आ जाएगी। अगर इसी को पिकोमीटर में लिखते हैं, जो एनसीईआरटी है उसमें पिकोमीटर में वैल्यू गिवन है, तो पिकोमीटर होता है 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। तो ये वैल्यू हो जाती है 52.9 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड पिकोमीटर। पिकोमीटर में लिखते हैं तो 52.9 इस तरह से, और एंगस्ट्रॉम में लिखे तो 0.529। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये याद रखना है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन nth शेल किस तरह से निकालते हैं। ये हो गया। सेकंड हम निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे mvr इज इक्वल टू nh/2π। इस इक्वेशन में हम r की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने अभी निकाली है। हमने निकाला था r की वैल्यू होती है n² एप्सिलॉन नॉट बाय mze²π। mze²π ये r की वैल्यू आई थी, इसको हम इस इक्वेशन पुट करेंगे, हो जाएगा mv, r की वैल्यू रखेंगे तो n² एप्सिलॉन नॉट बाय mze² इज इक्वल टू nh/2π। इसको सोल्व करेंगे, हम वेलोसिटी इधर रखेंगे, बाकी सारी चीज़ें इधर ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा nh/2π मल्टीप्लाई mze² बाय n² एप्सिलॉन नॉट, और m भी इधर नीचे आ जाएगा। इस m से m कैंसिल हो जाएगा। इसमें देखो एक NH से एक NH कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक NH बचेगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें लिख देते हैं हम। ये ऊपर बचेगा ZE², नीचे है 2NH एप्सिलॉन नॉट। ये आई है हमारी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें देखें तो E वैल्यू, H और एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट है, इनको एक साइड लिख लेंगे, E² बाय 2H एप्सिलॉन नॉट, बाहर आ जाएगा Z/n। जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे इन सारे कांस्टेंट की, तो वैल्यू आएगी 2.18 इंटू 10⁻⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड। तो ये आती है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो अगर आपसे पूछे व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम यानी Z इज इक्वल टू 1, फर्स्ट ऑर्बिट यानी n इज इक्वल टू 1, तो उसमें वेलोसिटी क्या होगी इलेक्ट्रॉन की, तो वैल्यू पुट करेंगे तो 2.18 इंटू 10⁻⁶, Z की वैल्यू भी 1, n की वैल्यू भी 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ जाएगी 2.18 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आप अपने नोटबुक में नोट कर लें, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हम करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। वेलोसिटी हम अभी निकाल चुके हैं, ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो आएगी हाफ m ZE² बाय 2NH एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। जब इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 m Z² e⁴ 2 4 हो जाएगा, ये 4n² h² एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ये हो जाएगी। इसमें जो जो कांस्टेंट वैल्यूज है ये आ जाएगा 1/8 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, e⁴ कांस्टेंट है, h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ये सारी कांस्टेंट वैल्यू है। बाहर आएगा Z² बाय n², Z² बाय n²। जब ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन
ई वैल्यू, एच और एप्सिलॉन नॉट, ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो ये आंसर आता है 13.6 जेड स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर इलेक्ट्रोवोल्ट। इलेक्ट्रोवोल्ट में आती है एनर्जी 13.6 जेड स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर इलेक्ट्रोवोल्ट। और इलेक्ट्रोवोल्ट और जूल का रिलेशन होता है 1 जूल इज इक्वल टू 6.2 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रोवोल्ट। ये भी एक जगह आप नोट कर ले, जूल और इलेक्ट्रोवोल्ट के रिलेशन। अगर इसको जूल में कन्वर्ट करना हो तो हम यहाँ से इसको जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रोवोल्ट की जगह ये वैल्यू पुट करके। तो ऐसे निकालते हैं हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर ले एक जगह, 13.6 इंटू जेड स्क्वेयर बाई एन स्क्वेयर इलेक्ट्रोवोल्ट। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है और अपनी एक्सिस पे भी रिवॉल्व करता है, तो उस मोशन की वजह से उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। पोटेंशियल एनर्जी कब होती है? क्योंकि जब दो चार्ज एक दूसरे के पास हो, न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज है, जब दो चार्ज एक दूसरे के पास रखे हो तो उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। अगर दो मास रखे हो, सिंपली जो चार्ज न्यूट्रल है, चार्ज स्पीशीज नहीं है, दो मास रखे हो तो उनके बीच की एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जब दो चार्ज एक दूसरे के पास रखे हो तो उनके बीच की एनर्जी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन के पास भी पोटेंशियल एनर्जी होती है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और इसका फॉर्मूला होता है, अगर दो चार्ज हो, मान लो एक Q1 चार्ज है एक Q2 चार्ज है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है r डिस्टेंस पे रखें, तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई r। और इन Q1 और Q2 को इनके चार्ज के साथ रखते हैं, इनका जो भी चार्ज हो पॉजिटिव नेगेटिव उसके साथ। तो ऐसे अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के पास हम पढ़ चुके हैं प्लस ZE चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन का प्लस E और एक प्रोटॉन का प्लस E और Z प्रोटॉन का प्लस ZE, Z इज एटॉमिक नंबर। तो इनके बीच की डिस्टेंस r है, तो इनका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/4πε0 माइनस E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन प्लस ZE चार्ज ऑन न्यूक्लियस बाय r, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड दैट इलेक्ट्रॉन। देन इट कम्स आउट टू बी माइनस हो जाएगा ये 1/4πε0 ZE स्क्वायर बाय r, ZE स्क्वायर बाय r। इसमें हम r की वैल्यू पुट करेंगे। r हमने निकाला था, रेडियस ऑफ ऑर्बिट क्या होता है, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय mZe स्क्वायर पाई। ये r वैल्यू होती है, इसमें पुट करेंगे तो हो जाएगा 1/4πε0 ZE स्क्वायर बाय r, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और ये ऊपर चला जाएगा mZe स्क्वायर पाई। तो जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देते हैं। तो देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, बाकी तो कुछ कैंसिल होता नहीं दिख रहा, तो इसको लिख देते हैं। ऊपर क्या हुआ, mZ स्क्वायर e की पावर 4 बाय 4 n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ये एक एप्सिलॉन नॉट एक ही एप्सिलॉन नॉट, तो इसका स्क्वायर हो गया, तो ये वैल्यू आ गई। तो देखो हमने जो अभी काइनेटिक एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी में ये वैल्यू निकल के आई थी 1/8 mZ स्क्वायर e की पावर 4 बाय h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर। तो ये सेम ऐसा ही है, बस इसमें 1/4 है। तो अगर हम इसको ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा माइनस, इसको 1/8 लिख सकते हैं, 1/8 mZe स्क्वायर Z स्क्वायर e की पावर 4 Z स्क्वायर e की पावर 4 बाय h स्क्वायर n स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ये हो जाएगी इतनी वैल्यू और मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये जो वैल्यू थी इसमें जो कांस्टेंट चीज़ अंदर रख ली, m e की पावर 4 बाय h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 और Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर को बाहर ले आए, तो इसकी वैल्यू आई थी माइनस, इसकी वैल्यू आई थी 13.6। तो ये वैल्यू आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी की माइनस 13.6 इंटू 2 इंटू
Z²/n² इलेक्ट्रोवोल्ट। तो ये आती है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डबल होती है काइनेटिक एनर्जी की, बट विद नेगेटिव साइन। उसमें पॉजिटिव साइन होता है। ये काइनेटिक एनर्जी है 13.6 Z²/n² इलेक्ट्रोवोल्ट, और ये होता है -13.6 मल्टीप्लाई बाई 2, एक 2 एक्स्ट्रा आ जाता है, मतलब इसका डबल है विद नेगेटिव साइन। तो काइनेटिक एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब हम टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है 13.6 Z²/n², पोटेंशियल एनर्जी है -13.6 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई Z²/n² इलेक्ट्रोवोल्ट। जब इनको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रोवोल्ट। तो ये होती है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी जो कि नेगेटिव होती है -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रोवोल्ट। अगर इसी को जूल में लिखना हो तो हमने देखा है कि 1 जूल इज इक्वल टू होता है 6.2 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो जूल में लिखना हो तो इसकी वैल्यू आती है, एनसीईआरटी में इसको जूल में लिखा हुआ है, तो वो वैल्यू बन जाती है 2.18 माइनस का 2.18 इंटू 10⁻18 Z²/n² जूल, जहाँ पे इसको एक कांस्टेंट का नाम देते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। तो ऐसे लिखते हैं -RH रेडबर्ग कांस्टेंट Z²/n² जूल, जहाँ पे रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 2.18 इंटू 10⁻18। तो ये होगी हमारी टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये वैल्यू आई है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो अगर हम हाइड्रोजन एटम के लिए सभी ऑर्बिट्स की एनर्जी कैलकुलेट करें, हाइड्रोजन एटम यानी Z इज इक्वल टू 1, तो Z इक्वल टू 1 हो गया तो टोटल एनर्जी हो जाएगी -13.6 1/n² इलेक्ट्रोवोल्ट। तो हर ऑर्बिट के लिए भी एनर्जी निकालेंगे, तो फॉर n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट शेल के लिए तो एनर्जी हो जाएगी टोटल एनर्जी -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर इलेक्ट्रोवोल्ट, तो ये आएगा -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। फॉर सेकेंड शेल -13.6 1/2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। सेकेंड ऑर्बिट के लिए, थर्ड के लिए हो जाएगा टोटल एनर्जी -13.6 1/3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर यानी 9 इलेक्ट्रोवोल्ट। सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा -1.51 इलेक्ट्रोवोल्ट। फॉर n इज इक्वल टू 4 फोर्थ शेल के लिए टोटल एनर्जी -13.6 इंटू 1/4 स्क्वायर इलेक्ट्रोवोल्ट। सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा -0.85 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो ऐसे ही अगर हम n इन्फिनिटी के लिए निकालें, फॉर n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब कि इलेक्ट्रॉन है वो एटम से बाहर चला गया, बिल्कुल बाहर चला गया, तो उसके लिए कितनी एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी -13.6 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो समथिंग बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, तो 0 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो इसका मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा एटम से, मतलब कि एटम हमारा आयनाइज हो गया, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए यानी उसको आयनाइज करने के लिए करेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है दैट विल बी 0 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो अगर इसको हम फिगर की फॉर्म में देखें तो देखो ये हमारा हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है, ये हो गई फर्स्ट शेल की एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। ये होगी हमारी सेकेंड शेल की एनर्जी है -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। थर्ड शेल की एनर्जी है -1.51 इलेक्ट्रोवोल्ट। फोर्थ शेल की एनर्जी है -0.85 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो देखो ये सारी वैल्यू माइनस में है, इसका मतलब क्या है कि जैसे हम दूर जा रहे हैं न्यूक्लियस से तो एनर्जी है वो इंक्रीज होती जा रही है। तो सबसे कम एनर्जी फर्स्ट शेल की है, इस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी सबसे कम एनर्जी है, वो न्यूक्लियस के साथ बाउंड है तो वो इतना फ्री नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वो न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन फ्री होता जाएगा थोड़ा थोड़ा, और उसकी एनर्जी है वो बढ़ती जाएगी। तो जितना इलेक्ट्रॉन फ्री होगा उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, और जब वो बिल्कुल ही एटम से बाहर चला जाएगा, इन्फिनिटी का मतलब होता है कि मतलब एटम से दूर चला जाना, बिल्कुल आयनाइज हो जाना,
तो उस पे उसकी जो एनर्जी है वो 0 इलेक्ट्रोवोल्ट हो जाएगी। तो मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी होती है 0 इलेक्ट्रोवोल्ट, 0 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो इसका मतलब क्या है, देखो अगर हमारा एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल के अंदर है, फर्स्ट शेल के अंदर यानी उसकी एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट, हमने बाहर से इसको मान लो 5 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी दे दी, 5 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी दे दी, तो कितनी एनर्जी होगी, -13.6 थी, बाहर से 5 दे दी, तो +5, तो ये आंसर आएगा -8.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो -8.6 इलेक्ट्रोवोल्ट का कोई भी ऑर्बिट नहीं है, तो मतलब ये इस एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर इसको हम दें 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी, बाहर से इस इलेक्ट्रॉन को 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी प्रोवाइड करें, तो क्या होगा, -13.6 इसकी एनर्जी थी, बाहर से +10.2 दे दी, तो एनर्जी हो जाएगी -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट की शेल अवेलेबल है, तो ये इलेक्ट्रॉन फटाक से इस ऑर्बिट में जंप कर जाएगा, इतनी एनर्जी मिलते ही इसमें जंप कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है वो एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को गेन करेंगे या लूज करेंगे एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाने के लिए। हर एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं करते, हर एनर्जी को रिजेक्ट नहीं करते, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी जब उसको मिल जाए, मतलब या तो उसकी एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट होगी, तो या फिर सीधा ही -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट होगी, इसके बीच का कोई एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन की नहीं होती, क्योंकि इनके बीच का कोई एनर्जी लेवल नहीं है। तो यही बोहर ने समझाया था कि जो एनर्जी है ऑर्बिट्स की वो फिक्स है, वो क्वांटाइज्ड है, कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब डिस्क्रीट वैल्यू है। -13.6 के बाद -3.4 है, इसके बाद जो वैल्यूज है उन अगर इलेक्ट्रॉन को वो एनर्जी मिल जाए तो वो ना उसको एक्सेप्ट करेगा ना रिजेक्ट करेगा। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रॉन इस शेल में है, उसकी एनर्जी -3.4 है, उससे हमने 10.2 एनर्जी ले ली, मतलब उसने 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी इमिट कर दी, तो मतलब उसकी एनर्जी -13.6 हो जाएगी और वो इस सेल में जंप कर जाएगा। तो एनर्जी इमिट करनी हो चाहे एनर्जी अब्जॉर्व करनी हो, तो वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी ही एमिट करता है या पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी ही गेन करता है टू जंप फ्रॉम वन स्टेशनरी स्टेट टू अनदर स्टेशनरी स्टेट। तो अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को, अगर इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, इसकी एनर्जी -13.6 और बाहर से 13.6 एनर्जी दे दें, 13.6 + 13.6, तो इसकी एनर्जी 0 हो जाएगी। इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन आयनाइज हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर आ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। तो ये मतलब होता है इन एनर्जी लेवल का। नेगेटिव एनर्जी का क्या मतलब है, आप नोट डाल के लिख सकते हैं। नेगेटिव एनर्जी का मतलब होता है, द नेगेटिव एनर्जी मीन्स दैट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम इज लोअर देन द एनर्जी ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। फ्री इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर है तो उसकी एनर्जी, तो वो उसके कंपैरिजन में कम होती है उसकी एनर्जी, क्योंकि वो न्यूक्लियस के साथ बाउंड होता है, और फ्री होता है तो वो स्टेबल नहीं होता, तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो अगर वो न्यूक्लियस के साथ बाउंड है, एटम के अंदर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के साथ बाउंड है, तो वो इतना फ्री नहीं होता, इसलिए उसकी एनर्जी कम होती है। और जैसे ही वो फ्री हो जाता है, एटम से बाहर होता है, एटम आयनाइज हो जाता है, तो जो एनर्जी है वो उसकी इंक्रीज हो जाती है। तो जितनी कम एनर्जी होगी, लोअर द एनर्जी मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितनी कम एनर्जी होगी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो एट n = 1 हाइड्रोजन एटम के लिए देखें तो फर्स्ट शेल की एनर्जी सबसे कम है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन इज द मोस्ट स्टेबल इन फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट शेल में सबसे ज्यादा स्टेबल है इलेक्ट्रॉन, और इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इससे फर्दर जो भी जिस भी स्टेट में होगा उसको उसकी एक्साइटेड स्टेट बोला जाएगा, और इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आज जो जो फॉर्मूले देखे हैं एक बार उन सबको फिर से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था रेडियस ऑफ ऑर्बिट, कौन सी ऑर्बिट, nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू 0.529 इंटू n²/z एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में लिखे तो ऐसे, और इसको पिकोमीटर में लिखते हैं तो 52.9 इंटू n²/z पिकोमीटर। ये हो गया रेडियस ऑफ ऑर्बिट, nth ऑर्बिट की रेडियस। सेकंड, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड। ये है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। थर्ड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट
13.6 Z²/n² electrovolt. Potential energy of electron in nth orbit -2 into 13.6 Z²/n² electrovolt. टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों को सम करेंगे, आंसर आएगा -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रोवोल्ट। और इसी को अगर जूल में लिखें तो ये होता है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z²/n² जूल, जहाँ पे ये रेडबर्ग कांस्टेंट है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 कांस्टेंट है, नोन एज रेडबर्ग्स कांस्टेंट। तो हम इसको टोटल एनर्जी को ऐसे भी लिख सकते हैं -RH Z²/n² जूल। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, इनके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स आते रहते हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा, इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, और कुछ लिमिटेशंस जो बोहर एटॉमिक मॉडल जिन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया उनको देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।